भूकंप से प्रभावित तुर्की में भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय सेना ने भूकंप प्रभावित इलाकों में फील्ड हॉस्पिटल बनाया है, जहां घायलों का लगातार इलाज जारी है। भारतीय सेना के डॉक्टर और पैरामेडिक्स इस्केंद्रुइन और हताय शहर में बनाए गए फील्ड हॉस्पिटल में घायलों का इलाज कर रहे हैं। भारत से 100 से ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की टीम तुर्की और सीरिया में मदद के लिए भेजी गई। वहीं एनडीआरएफ की टीमें भी तुर्की में रेस्क्यू में जुट गई। एनडीआरएफ की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में इमारतों के मलबों में जिंदगियों की तलाश कर रही है। हालांकि ठंड बर्फबारी के चलते तुर्की में रेस्क्यू अभियान काफी कठिन होता जा रहा है, लेकिन स्थानीय एजेंसियां और प्रशासन से तालमेल बनाकर भारतीय दल राहत बचाव में लगा है। भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की को विशेष मदद भेजी है। भारत की ओर से एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के लिए तुर्की पहुंची हैं। इन टीमों में विशेष रेस्क्यू डॉग स्क्वाड भी शामिल है। कल हिंडन एयरपोर्ट से C-17 ग्लोबमास्टर विमान के जरिए 51 बचाव कर्मियों को और 2 खोजी कुत्तों को तुर्की भेजा गया। इसके अलावा दवाएं, राशन, बचाव राहत में काम आने वाले उपकरण भी तुर्की भेजे गए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक तुर्की के भूकंप प्रभावित हिस्सों में फंसे भारतीय सुरक्षित हैं, लेकिन एक भारतीय लापता है। भारत सरकार तुर्की में लापता भारतीय के परिवार के संपर्क में बना हुआ है। खबर है 10 लोग प्रभावित क्षेत्रों में फंस गए थे, लेकिन अब वो सुरक्षित हैं। 3 लोगों ने भारतीय अधिकारियों से संपर्क किया, जिन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। तुर्की में रह रहे भारतीयों की संख्या 3000 है। उनमें से 1800 इस्तांबुल और 250 अंकारा में रहते हैं। भारतीय दूतावास ने तुर्की के अदाना में कंट्रोल रूम बनाया है, जिसके जरिए भारतीय नागरिकों को मदद मुहैया कराई जा रही है। 75 से ज्यादा लोगों ने दूतावास से संपर्क करके मदद और जानकारी मांगी है। तुर्की और सीरिया में सोमवार को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र तुर्की और सीरिया के बॉर्डर के पास था। दोनों देशों में अब तक भूकंप से 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में अब तक 12,391 लोगों की मौत हुई, जबकि सीरिया में 2,992 लोगों ने अपनी जान गंवाई। दोनों देशों में 11,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई हैं। वहीं घायलों की तादाद 15,000 से अधिक बताई जा रही है। सीरिया के भूकंप के बाद ध्वस्त मकानों के मलबों में जिंदगी की तलाश जारी है। बचाव और राहत दलों के जवान मलबों में फंसे लोगों के लिए फरिश्तों से कम नहीं दिख रहे। सीरिया के अरमानाज में रेस्क्यू की इन तस्वीरों को देखकर आप खुशी से भर जाएंगे। 36 घंटों से ज्यादा वक्त तक मलबे में फंसे 3 साल के इस बच्चे को जब आपदा कर्मियों ने बाहर निकाला तो उसके चेहरे पर अनोखी चमक दिखी। राहत कर्मियों ने बच्चे को दुलार किया और बच्चा भी उनके साथ खुशी से खेलता नजर आया। तुर्की के हताय में 2 साल के बच्चे को बचाव कर्मियों ने मलबे से सुरक्षित निकालने में कामयाबी हासिल कर ली है। कोसोवा के बचाव दल ने बच्चे और उसकी मां को सलामत मलबे से निकाल लिया। दोनों लंबे समय से मलबे में दबे थे और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। तुर्की के गाजियान्टेप में 62 घंटे से मलबे में फंसी एक महिला के लिए बचाव दल देवदूत बनकर आए। 25 साल की फातिमा देमीर भूकंप के दौरान गिरे एक स्लैब के नीचे दबी थी। वो 62 घंटे तक वहीं फंसी रही। मलबे में तलाश कर रहे बचाव दल ने उसे देखा तो उसे बाहर निकाल लिया। भूकंप के दौरान इंसान तो इंसान, पालतू पशुओं की भी जान पर बनाई है। हताय में बचाव दलों ने एक बिल्ली को मलबे से निकाला, जो न जाने कितने घंटों से फंसी थी। मलबे के बाहर निकाले जाने पर बिल्ली कुछ डरी हुई महसूस कर रही थी। बचाव कर्मियों ने उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कल इस्केंदुरिन और अदाना में भूकंप प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत कार्यों का जायजा लिया। एर्दोआन ने भूकंप के बाद तुर्की सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठ रहे जो है उनका जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसी आपदा के लिए पहले से तैयार रहना मुश्किल था, लेकिन सरकार ने बचाव राहत के लिए हर जरूरी उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 बजे दिन में राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। कल लोकसभा में प्रधानमंत्री विपक्ष पर अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रहार करते नजर आए और कश्मीर से लेकर आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर निशाना साधा।
बजट सूत्र के 8वें दिन संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और बीजेपी सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान संसद में जमकर हंगामा भी हुआ। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर अदानी पर पीएम की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री मोदी कल संसद में नीले रंग की खास जैकेट में नजर आए। ये जैकेट प्रधानमंत्री को पिछले दिनों इंडिया एनर्जी वीक में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से भेंट की गई थी। ये जैकेट प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकिल करके बनाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज U20 या अर्बन 20 सिटी शेरपा की स्थापना बैठक के उद्घाटन सत्र को वर्चुअली संबोधित करेंगे। ये बैठक अहमदाबाद में होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी बैठक में रहेंगे। इस दौरान G20 देशों के शहरों के लिए शहरी विकास के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दुनिया के 35 शहरों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेंगे। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए पोस्टल बैलेट से वोटिंग शुरू हो चुकी है। राज्य में 23 केंद्रों पर पोस्टल बैलेट से वोटिंग शुरू हुई। मतदान अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर और चुनाव के काम में लगे अन्य कर्मचारियों को डाक मतपत्र से वोट डालने की सुविधा मिली है। इसके लिए 40,000 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। पोस्टल बैलेट से वोटिंग 12 फरवरी तक चलेगी। 12 फरवरी को देश को सपनों का एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने मिलेट्स कैंटीन शुरू की है। दिल्ली के एम्स में ये मिलेट कैंटीन शुरू हुई है। ये कैंटीन सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे खुली रहेगी और 1 मार्च 2023 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगी। इसके अलावा अस्पताल के स्टाफ को तो मिलेगा। भविष्य में इसे मरीज और तीमारदारों के लिए भी शुरू किया जा सकता है। बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया गया है। सरकारी स्कूलों में 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार सरकार ने राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर टीचर्स के पद सृजन की स्वीकृति दी है। जल्द ही इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंची अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं का दौरा किया। इस दौरान कुछ वक्त के लिए एलोरा में सभी पर्यटकों के अंदर जाने पर रोक भी लगा दी गई है। हिलरी क्लिंटन एलोरा के मशहूर घृणेश्वर मंदिर पहुंची। आज हिलरी क्लिंटन वाराणसी जा रही हैं। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर से तंदूर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इसके पीछे का तर्क है कि तंदूर में कोयला और लकड़ी के धुएं से प्रदूषण फैलता है। इन शहरों में अब तंदूर की बजाय बिजली या एलपीजी गैस के चूल्हे के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वैलेंटाइन डे से पहले मनाए जा रहे वैलेंटाइन वीक में लाल गुलाब के साथ नीले और हरे गुलाब की खासी बिक्री हो रही है। सिलीगुड़ी के बाजारों में इन दिनों हरे और नीले गुलाबों की भरमार है। लोग बड़े चाव से इन अनूठे गुलाबों के फूल की खरीद कर रहे हैं। ऐसे एक गुलाब की कीमत 45 से 50 रुपए तक है, लेकिन कीमत की परवाह न करते हुए लोग इन अजूबे गुलाबों पे प्यार लुटाते दिखाई दे रहे हैं। असम में पवन हंस की हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई। कल पहली बार यहां आम यात्रियों को लेकर पवन हंस हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। पवन हंस ने असम के 4 जिलों को जोड़ने वाले 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की ही। इससे अपर से लोअर असम की दूरी कम से कम समय में तय की जा सकेगी। ये हेलीकॉप्टर सेवाएं डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ रूट पे संचालित होगी। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल चट्टान दरकने से कर्णप्रयाग में पंचपुलिया के पास आवाजाही में बाधा आई। इस दौरान एक बाइक सवार और एक कंप्रेशर मशीन भी चट्टान की चपेट में आ गए। चट्टान गिरने से हाईवे के दोनों ओर लगी गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई।